ये आज अपना ये लास्ट टॉपिक है राज्य सरकार का, जो 8 नंबर का टॉपिक है उसका ये अंतिम टॉपिक उच्च न्यायालय। थोड़ा ऐसे समझ लेना, क्योंकि उच्च न्यायालय का जैसे न्यायालय का आ जाता है तो कोर्ट शब्द आता है, आपके दिमाग में फिल्मों के दृश्य आ जाते हैं। ऊपर जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है और इधर 2 कटघरे बने होते हैं और सामने सीटें लगी हुई होती है। वाकई ऐसे दृश्य होते हैं, तुम ये फिल्मों में देखते हो, वैसा होता भी है। जब सुनवाई होती है तो लोग सुनने के लिए आते भी हैं। देखिए, उच्च न्यायालय है का भारत में एक न्यायिक व्यवस्था है। जब संविधान बना तब भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सुप्रीम है। आप अपनी दौड़ सिर्फ वहीं तक जा सकती है, कोई भी जो मामला होता है, केस होता है, हाईएस्ट कहां तक जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद यदि कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे तो फिर उस फैसले की अपील कहीं नहीं की जा सकती है, कहीं पर भी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 450 साल से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था। विवाद कहाँ चल रहा था? कोर्ट में चल रहा था। पिछले 100 सालों से वो कोर्ट में था। तो फिर वो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। किसके? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। जब सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक अदालत में कई सालों तक इसका अध्ययन करने के बाद जब फैसला दिया, वो भूमि इसको दे दी, हिंदुओं को जब दे दी और वहां राम मंदिर आप बना सकते हो परमिशन दे दी, तो उसके बाद कहीं से कहीं उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि फैसला किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला यदि हाई कोर्ट ने दिया होता तो सामने वाला जो दूसरा पक्ष होता वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था, पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उनके पास अपील करने का कहीं पर भी अधिकार नहीं था। तो जो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था का जो सर्वोत्तम शिखर होता है उसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। और ये उच्चतम न्यायालय ये दिल्ली में है और ये भारत में एक ही उच्चतम न्यायालय। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी उसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक इसी प्रकार हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। उसे कहते हैं हाई कोर्ट। और जो सर्वोच्च न्यायालय उसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। जो अनुच्छेद 214 के अनुसार ये इसमें जो उच्च न्यायालय की क्या अधिकार होंगे, क्या ताकत होंगी, ये संविधान के अनुच्छेद 214 में इसका पूरी डिटेल से वर्णन है। जब मैं ये बोलता हूँ अनुच्छेद 214 ये वो, इसका मतलब ये कि ये सब की सब धाराएं उस संविधान में, जो भारत का संविधान है, मोटा संविधान है, उस संविधान में अक्षरश लिखा हुआ है। और वहां जो लाइनें लिखी हुई है उन पंक्तियों के आधार पर ये देश चलता है। उसमें आप एक भी लाइन इधर से उधर नहीं कर सकते। यहां तक कि उस संविधान में आपको कॉमा और फुल स्टॉप भी लगाना हो तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आप उस पर बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो उस संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, मतलब नियम नंबर 214, उसके पहले 213 अनुच्छेद हो चुके होंगे, उसके अनुसार सबसे पहले देखिए, प्रथम उच्च न्यायालय 1870 था, मैंने पूरा नहीं लिखा, कितना है? 1862 है। हाँ, 1862 देख लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले 1862 में किन किन जगह पर? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। जीके का क्वेश्चन बन सकता है। 1862 में कलकत्ता, उस समय उसे बॉम्बे कहा जाता था, अभी कहते हैं मुंबई कहते हैं, और मद्रास, यहां पर हाई कोर्ट की स्थापना की थी, उच्च न्यायालय की। आप ये देखिए इस चीज को, 1862 में अंग्रेज कर चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों के वहां न्यायालय का सिस्टम, जो न्यायालय का पूरा सिस्टम है, ये देखा जाए तो अंग्रेजों की देन है। क्योंकि भारत में न्याय व्यवस्था के लिए पंचायतें होती थी। आज भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन गांवों से सालों से FIR दर्ज नहीं होती है, और वहां के जो पंच परमेश्वर होते हैं वही आपस में मिलकर क्या करते हैं, फैसला कर लेते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी पंचायत होती है वो इंसान का जमीर होता है, और आपका जमीर जिंदा है तो आपको किसी न्यायालय की जरूरत पड़ती नहीं है। और कई गांवों में आज भी वो चीज नजर आती है। तो 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। और भारत में आज 24 उच्च न्यायालय हैं। हालांकि राज्य ज्यादा है, पर यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्य, तो इन 2 राज्यों के बीच में एक उच्च न्यायालय होगा। जो कई केंद्र शासित प्रदेश से 2 केंद्र शासित प्रदेशों पे एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इस प्रकार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24 है, जो अलग अलग राज्यों में है। अब है कि
उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है। देखिए, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति होता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, सीजे कहते हैं जैसे इंग्लिश में, चीफ जस्टिस। तो इसी प्रकार एक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, हेड ऑफ, जैसे कहते हैं। जैसे कि हमारा जो जोधपुर में हाई कोर्ट है और सी खंडपीठ बनी हुई है जयपुर में, वहां पर जो हेड ऑफ होता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अलावा अन्य कुछ न्यायाधीश और होते हैं, जो कि क्योंकि हर फैसला मुख्य न्यायाधीश सुने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरे राज्य के बड़े बड़े मैटर जब जाते हैं तो इतने ज्यादा केस होते हैं, तो इसलिए उसकी हेल्प के लिए उसके साथ अन्य न्यायाधीश भी, दूसरे अन्य न्यायाधीश भी उसमें होते हैं। अब इनकी नियुक्ति की एक विशेष प्रक्रिया है। ये देखो, आपने देखा होगा कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हैं, पर किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो दूर की बात है, आप किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ, आप पुलिस के खिलाफ बोल सकते हैं, आप मंत्रियों के खिलाफ बोल सकते हैं, सबके खिलाफ बोल सकते हैं, पर आप न्यायिक व्यवस्था के जो स्तंभ हैं उनके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि इनकी गरिमा बनी हुई है और इनको एक विशेष प्रकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो इनकी जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, वो किसके द्वारा, इसकी उच्च न्यायालय के जो एक तो जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, और उसके जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, और इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। पर राष्ट्रपति अकेला नहीं करता है, इसमें तीन व्यवस्था होती है। एक तो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस होता है, वो उस राज्य का, जिस राज्य में नियुक्ति करनी है वहां का राज्यपाल, और होता है कॉलेजियम सिस्टम। देखिए, इनका एक न्यायिक व्यवस्था में कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, एक विशेष सिस्टम होता है, एक विशेष तौर तरीका होता है, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। उस व्यवस्था के तहत परिपक्वता के आधार पर, मैच्योरिटी के आधार पर, वरिष्ठता क्रम के आधार पर एक एक चीजों में एक एक न्यायाधीश का क्या होता है, नंबर आता है। इन सभी से मिलाकर क्या बनाया जाता है, इन सभी की मदद से राष्ट्रपति क्या करता है, उस न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उसके बाद योग्यताएं। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है, जो उसका रक्त वो भारतीय होना चाहिए, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। दूसरा होता है कि 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पे रह के आया हो, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हो, ऐसा कोई न्यायिक पद होता है, उस पद पे पहले से रह आया हो। जैसे मैं टीचर हूं और मेरे को क्यों मुझे न्यायाधीश बनना है, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने किसी ऐसे पद पे रहा नहीं। उसके बाद 10 वर्ष तक अधिवक्ता, और कोई ऐसा वकील है जिसने 10 वर्ष तक इसने किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो और वो वाकई कानून का अच्छा कीड़ा है, कानून का अच्छा जानकार है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वरिष्ठता क्रम के आधार पर उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये प्रमुख योग्यता है। कार्यकाल, देखिए इसका अनुच्छेद 217 का नियम नंबर 1, उसके हिसाब से इसका यह है कि 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष के बाद उसे क्या मिलता है, रिटायरमेंट मिल जाता है। 62 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पे रह सकता है, और यदि उसके बीच में यदि न्यायाधीश अपना पद छोड़ना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। और संसद में महाभियोग चलाकर, अर्थात कि 2/3 बहुमत से किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अर्थात कि यदि कोई न्यायाधीश है वो 62 वर्ष का नहीं हुआ हो और वो अपनी तरफ से त्याग पत्र देना नहीं चाहता हो, तो सरकार, कोई भी सरकार उसे हटा नहीं सकती है। न्यायाधीश कोई मास्टर की नौकरी नहीं है कि उसे कभी भी क्या करें, वहां से निकाल दिया जाए। इसलिए ये इस पे ध्यान रखना है कि उसको सिर्फ कैसे हटाया जा सकता है, या तो वो खुद त्याग पत्र दे दें, क्या करें, या तो वो खुद त्याग पत्र दे दें, या फिर वो 62 वर्ष का हो गया हो और उसके बावजूद भी यदि सरकार को ऐसा लगे कि किसी न्यायाधीश ने कोई सी गलती कर दी, कोई सा अपराध कर दिया है, यदि वो अपराध भी कर दे तो किसी इसको सजा नहीं मिल सकती है न्यायाधीश को। उसको सजा कब मिल सकती है, जब उसे उस पद से हटाया जाए और आम व्यक्ति की तरह उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि किसी भी न्यायाधीश के ऊपर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए उसे संसद में उसे हटाने की विशेष प्रक्रिया होती है, जिसे कहते हैं महाभियोग। महाभियोग से उसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और इसको जो शपथ है, जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के समकक्ष कोई अधिकारी उसके द्वारा। इसका जैसे स्थानांतरण है
इसका जो स्थानांतरण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, और सीधा इसका मतलब कि इसके उच्चतम न्यायालय जो राष्ट्रपति होता है, इनका यदि ट्रांसफर भी करना हो तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी परामर्श के बाद सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। सरकारें न्यायाधीशों के ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इसके बाद वेतन, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन है 90,000 रुपया, और बाकी जो वेतन है, बाकी जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन है 80,000 रुपया। ये वेतन, इसके अलावा उन्हें जो भत्ते मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत ज्यादा भत्ते मिलते हैं। रहने के लिए इन्हें आवास मिलते हैं, आने जाने के लिए फ्री में सुविधा मिलती है, इन्हें टेलीफोन का बिल, संचार के लिए व्यवस्था मिलती है, इनके जो लोग मिलने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायाधीश, आपने किसी भी न्यायाधीश को, जो न्यायाधीश होते हैं, किसी भी न्यायाधीश को किसी भी नेता की शादी में नहीं देखा होगा, उसके बच्चों की शादी में नहीं देखा होगा, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं देखा होगा, कहीं मौत मरण में नहीं देखा होगा, उसको कहीं पर भी आप सार्वजनिक स्थान पे देख ही नहीं सकते। वो उनकी अपनी स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि यदि कोई न्यायाधीश किसी नेता के बेटे की शादी में डिनर करने जाए तो हो सके कुछ दाल में काला नजर आ जाए। इसलिए इन सामाजिक चीजों से उनके बच्चों की कब शादी होती है ये भी पता नहीं चलता है। वो सिर्फ कोर्ट मैरिज करके न तो रिसेप्शन, न कुछ भी, न तो बुलाते हैं न कहीं जाते हैं। जब तक वो पद पर है, उस पद की अपनी क्या होती है, मर्यादा होती है। इसके बाद देखिए उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। देखिए उच्च न्यायालय, सरकार उच्च न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका होती है, वैसे अलग से क्या होती है, न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता ही उसे एक सुप्रीम ताकत बना देती है। इसकी क्या स्वतंत्रता है, देखिए, नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, अर्थात कि न्यायालय में जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके लिए भी विशेष प्रक्रिया है। वो सरकार जैसे कि टीचरों की भर्ती करती है, लिपिकों की भर्ती करती है, चपरासियों की भर्ती करती है, वैसे भर्ती इसकी नहीं की जा सकती है। निश्चित कार्यकाल होता है इसका, संसद में महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं, और आप किसी भी न्यायाधीश के बारे में कहीं सार्वजनिक बहस नहीं कर सकते हैं, या किसी भी न्यायाधीश के बारे में किसी भी समाचार चैनल के पैनल में बैठकर उसके बारे में आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। यदि किसी न्यायाधीश के ऊपर डिबेट हो सकता है तो सिर्फ संसद में, वो भी आम दिनों में नहीं। जब किसी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है तब उस न्यायाधीश के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप किसी भी न्यायाधीश के ऊपर डिस्कस तक नहीं कर सकते हो, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती है। अवकाश के बाद निजी प्रैक्टिस नहीं, और जब रिटायर हो जाता है कोई भी न्यायाधीश, फिर वो निजी वकालत का काम ये नहीं कर सकता है, या निजी प्रैक्टिस वो नहीं करता है, ऑफिस लगा के बैठ जाए हमेशा वो नहीं करता है। फिर उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां। देखो उच्च न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं, और ये शक्तियां देखिए, आज भी भारत में दो व्यक्ति जब झगड़ाते हैं, लास्ट में जब उनका झगड़ा हो गया, बस पेट भर गया, तो क्या कहते हुए अलग होते हैं झगड़ा करने के बाद, चल तुझे देख लूंगा कोर्ट में ही हूं। अर्थात कि आज भी लोगों का किसके ऊपर भरोसा है, इस देश में कोर्ट के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि देखो कोर्ट भी भ्रष्टाचार से अनछुआ नहीं है। जो इंसाफ की देवी है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कई बार उस इंसाफ की देवी के द्वारा भी गलत फैसले हुए हैं, परंतु फिर भी आज भी लोग न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को वो शक्तियां मिली हुई है जिसके बलबूते पे वह काफी कुछ कर सकती है। और आज देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े फैसले से, बहुत सारे फैसले जो अटके पड़े थे, उन फैसलों को पूरा करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसने अदा की, इन्होंने अदा की। जैसे ये अपने राम मंदिर का मुद्दा हो, या एक प्रकार वो जो मुद्दा चल रहा था तलाक वाला, तलाक का जो मुद्दा चल रहा था, उन मुद्दों पर सबसे ज्यादा पैरवी करने का काम किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुप्रीम कोर्ट नहीं करती तो खून की नदियां बह जाती इस भारत में, पर सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाता, इसलिए उसके ऊपर किसी ने बहस नहीं की। देखिए मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब कि ये वो काम है जो उच्च न्यायालय के क्राइटेरिया में आते हैं। मूल काम है संसद एवं राज्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। अर्थात कि आपने देखा होगा कि आज से 5-7 साल पहले राजस्थान में कांकरोली राजस्थान में विधायकों के चुनाव हुए थे, और उसमें जो सीपी जोशी आज अपने विधानसभा के अध्यक्ष है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है सीपी जोशी, वो उस समय बीजेपी के एक विधायक कल्याण सिंह से 1 वोट से हार गए थे। कितने? 1 वोट से हार गए थे। और वो वोट देने के लिए उसका जो सीपी जोशी का ड्राइवर था,
वही वोट देने नहीं गया था, वो भी दे देता तो भी जीत जाता। एक वोट से हार गए, इतनी बड़ी, एक वोटों से हारना बड़ी बात है। ये एक मामला बनता था, इस मामले की जांच कहां पर हुई? उच्च न्यायालय में हुई। अर्थात कि कहीं निर्वाचन संबंधी ऐसा कोई यदि वाद विवाद हो तो उसका समाधान क्या कहां किया जाता है? उच्च न्यायालय में। राजस्व एकत्रीकरण विवाद, जो टैक्स लगाया जाता है, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, आपने देखा होगा कि आप पटवारी के पास जैसे एक नियत समय पे पीवल भरते, पीवल एक शब्द सुना हो अपनी भाषा में, पीवल। पीवल का मतलब कि जो पानी पिलाते हो ना अपने खेतों में, नहरों का नहीं पानी पिलाते हो, उसका एक सिंचाई कराता है, वो कौन वसूल करता है? पटवारी करता है। इसी प्रकार हम लोग हर चीज पे अलग अलग प्रकार के कर देते हैं। आप लाइट बिल भर रहे हो तो जितना लाइट इस्तेमाल कर रहे हो, बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हो। बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, बिल उतना ही नहीं दे रहे हो, उस बिल के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। एक साबुन जो आप खरीद रहे हो, उस साबुन के ऊपर भी क्या है? आपको टैक्स। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ नहीं हो। इन सब का फैसला कौन करता है? उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अपील का अधिकार, हमारी धर्म अपनी मर्जी से अपना धर्म मानने का धर्म संबंधी अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। यदि आपके मौलिक अधिकार का कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो जो कोर्ट है वो सीधा संज्ञान ले सकती है। आप देखोगे कि आपको कोई पैरों में बांध कर आपको किसी के घर में कोई बंदी बना ले, यदि आपके परिवार में यदि कोई पागल हो गया है, उस पागल को आप बंदी बना लेते हैं और अखबार में फोटो छप जाए तो कोर्ट सीधा संज्ञान लेता है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, उसे आपने क्या कर दिया है? कैद कर दिया है। तो जितने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका है? उच्च न्यायालय का। वसीयत, विवाह, कंपनी कानून, ये जितनी भी सभी चीजें हैं, उन सभी के ऊपर कानून बना, जो विधानसभा द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उसकी अनुपालना का शक्ति किसके पास होती है? उच्च न्यायालय के पास। उसके बाद याचिका, एक शब्द बहुत फेमस है, रीट। अर्थात कि कहीं पर भी आपको ये लगे कि गलत हो रहा है, यदि आपको कहीं पर भी यूं लगे कि गलत हो रहा है और उसके बारे में कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जैसे अपने ये क्षेत्र, जैसे कि कोई क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा, अपना ये क्षेत्र, पहले इस साइड से आप इधर इंटाली से इधर चले जाते आगे, उस क्षेत्र में पीने की पानी की बहुत समस्या आती, फ्लोराइड की। किसकी? उस पीने के जो पानी होता है, जो हैंडपंप का पानी होता है, उसमें फ्लोराइड होता है और फ्लोराइड वाला पानी पीने से शरीर के जॉइंटों में दर्द होने लगता है और भविष्य में बहुत ज्यादा उससे बीमारियां होती है। हमारे यहाँ जितने भी हम बोर वगैरह हम जितना पानी पी रहे, सब फ्लोराइड वाला पानी पी रहे। मेरे बोर है तो मुझे पानी रोज लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर फ्लोराइड है। आपने देखा होगा कि अभी आप लोग जब किसी तपेले में पानी वगैरह गर्म करते हो तो उस तपेले में नीचे देखना एक परत जम जाती है, व्हाइट। या किसी हैंडपंप पर आप गए हो तो हैंडपंप पर व्हाइट रंग की और जो कत्थई रंग की परत जम जाती है, वो क्या होता है? एक्चुअली में फ्लोराइड होता है। अब वो फ्लोराइड है, वो क्या होता है? वो कहा जाए, जब आप पानी पीते हो पानी में फ्लोराइड होता है, वो धीरे धीरे आपकी हड्डियां होती है, हड्डियों के बीच में जमता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जब ये हमारे जितने भी जॉइंट होते हैं उसे क्या होता है कि वो बिल्कुल अकड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो लोग उधर फ्लोराइड की समस्या थी, वो समस्या जैसे ऐसी कोई बड़ी समस्या है जिससे कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है और कहीं कोई प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उस संबंध में एक रीट लगा दी गई, जैसे कि लगा दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कि लोग इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, फ्लोराइड हो रहा है, इससे इतने हजार लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो इस प्रकार की रीट है, फिर वो क्या करता है कि कोर्ट उसे संज्ञान में लेता है। लेने के बाद फिर वो प्रशासन को आदेश देता है कि इतने लाख लोगों के पीने की पानी के लिए आप क्या करो, अलग अलग व्यवस्था करो। आप उधर अभी गए होंगे, पूरा सोप का प्लाम्बा जैसमंद झील का पानी आता है, जगह जगह गाँव में क्या बनी हुई है? टंकियां बनी हुई है। जो एक्चुअली में तालाब का पानी होता है, कुओं का पानी होता है, उस पर फ्लोराइड नहीं होता है, पर जो बोर होते हैं, जितने भी बोर है, एक भी बोर शायद ऐसा नहीं होगा जिसमें फ्लोराइड नहीं होता, और सब में क्या होता है? फ्लोराइड होता है। तो इस प्रकार से जो रीट होती है, किसी भी मसले पर, किसी भी मामले पर आप रीट लगा सकते हो। जैसे आपको लगता है कि आप इस एरिया की ज्यादातर स्कूलें बहुत पुरानी और लगभग गिरने की हालत में हैं, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन के पास बजट नहीं है, तो आप प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जाके आप रीट लगा दो
कि भाई ये है, इतने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो फिर वो उच्च न्यायालय क्या करता है कि उस रीट पे संज्ञान लेता है। इसमें अनुच्छेद 226 में बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, अर्थात कि यदि कोई किसी को जबरदस्ती बंदी बना दिया गया हो, इस प्रकार से कुछ भी हो, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, रीट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है अपीली क्षेत्राधिकार। देखिए इसमें जो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि आपको जो हाई कोर्ट है उसमें आपको अपील करने का अधिकार है। अपील का मतलब आप किसी समस्या से पीड़ित हैं या आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो आप अपील कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, सिविल अपीली क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार और संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार। इसे समझिए। सिविल का मतलब जो नागरिक मामले होते हैं, जैसे आयकर है, पेटेंट है, डिजाइन है या उत्तराधिकारी है या छोटे मोटे जो मसले होते हैं हमारे समाज में, उनके खिलाफ अपील करना। किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मतलब ये कि एक पिता करोड़पति है, वो मर गया, उसके बाद उसकी संपत्ति के लिए 2 बेटे झगड़ा रहे, बीच में बेटी भी पड़ गई कि इसमें तो मेरा भी है, मेरा भी हक है, और फिर वो क्या करते हैं इस संबंध में हाई कोर्ट में क्या कर देते हैं, एक अपील दायर कर लेते हैं। तो इस प्रकार के मामले कौन सुनता है, उच्च न्यायालय सुनता है। फिर उसके बाद है आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार। जब किसी छोटी अदालत में किसी व्यक्ति को 4 साल से अधिक की सजा दे दी जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए, तो उसके लिए कहां पर फिर इसका हम अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि भाई उसके बारे में उसे लगता है किसी व्यक्ति को जो सजा दी गई है उसे लगता है कि सजा उससे बहुत ज्यादा होगी है, या मृत्युदंड दे दिया गया, उसे लगता है कि उसने गुनाह किया नहीं फिर भी उसे मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो उसकी अपील कहां कर सकता है, वो हाई कोर्ट में कर सकता है। और इसके अलावा होता है संवैधानिक अपील अधिकार। संवैधानिक अपील अधिकार का मतलब होता है जब आपको ये लगे कि सरकार कहीं पर या कोई व्यक्ति विशेष कहीं पर ऐसी बातों का उल्लंघन कर रहा है जिसमें कि संविधान की व्याख्या में कई गलती हो रही है, अर्थात कि जहाँ संविधान का पालन नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात आप यदि कोर्ट के संज्ञान में लाने चाहो तो भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में अपील कर सकते हो। इसके अलावा होता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जब भी कभी यदि न्यायालय को ऐसे लगता है कि उसकी अवमानना की गई हो, अवमानना का मतलब बेइज्जती, बेइज्जती का मतलब ये होता है कि जब उसे ये लगे कि इन लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष ने उसके कोटेशन से, उसकी बात से यदि न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाई है किसी ने, तो इसका मतलब उसके खिलाफ अवमानना का दोषी साबित करते हुए उसे सजा दी जा सकती है। और ऐसे जितने भी फिर जो केस होते हैं उनकी केस स्टडी अभिलेख कारागार उस पर रखी जाती है, भविष्य के लिए काम आती है। इसके बाद है प्रशासनिक संबंध अधिकार। इसमें यह होता है कि प्रशासन जब कोई कार्य करता है और हाईकोर्ट को ये लगे कि प्रशासन ने अपना कार्य पूरी शिद्दत के साथ नहीं किया हो, पूरे नियमों के साथ नहीं किया हो, और उसको अपने पास मंगा सकता है, उसकी जांच पड़ताल का काम फिर कौन करता है, हाईकोर्ट करता है। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि कई बार क्या होती है कि सरकारें कुछ फैसला ले लेती है, सरकारें कुछ फैसला ले लेती है, और सरकार यदि फैसला कोई ले ले और उसके बाद यदि कोर्ट को ऐसा लगे, यदि कोर्ट को ऐसा लगे कि यार ये सरकार ने जो फैसला लिया है वो विधि सम्मत नहीं है, न्याय के हिसाब से नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो उस फैसले का वापस पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास होता है, न्यायालय के पास होता है। न्यायालय उस फैसले को सही या गलत क्या कर सकता है, साबित कर सकता है। पर एक बात मैं आपको फिर बता दूं, न्यायालय की अपनी शक्ति सीमा होती है, परंतु जो सबसे ताकतवर जो होती है वो विधानसभा है या देश की संसद होती है, क्योंकि असली कानूनों का निर्माण वहीं पर होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की चीजें थे। एक तो पहला निर्विवादात्मक प्रश्न बन रहा है उच्च न्यायालय का गठन, जो यहाँ तक है, ठीक है। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां। ये बड़ा प्रश्न है, ये जो मैं बोला हूँ लगातार, इसमें 10 एक में 5, 7, 7, 8 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। तो मेरे भगवानों, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए घर जाके इसे वापस देख लेना, और किताब आपके पास है, इसके बैठ के नोट्स बना देना, तो आज के 2 क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए।